हेलो एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ प्रज्ञान ओझा है, एक्स इंडिया क्रिकेटर हैं और आप निश्चित तौर पर जानते ही होंगे जिस वक्त पे मुझे याद है प्रज्ञान भाई 2009 मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद आता है आपको देखकर, जब हमने पहली बार हम रैंकिंग्स में नंबर 1 गए थे इंडियन टेस्ट हिस्ट्री में। और उस वक्त पे आप बहुत अहम हिस्सा थे टीम का। आज एक बार फिर टीम एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां पर एक ऐसा खिताब अपने नाम कर सकती है जिसको जीतने के बाद आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि सबसे पहली बार कोई अगर डब्ल्यूटीसी का चैंपियन बनता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, तो उसके हम मुहाने पे खड़े हैं। इन दोनों परिस्थितियों को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक वक्त वो जब हमने ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, आप उस टीम का हिस्सा थे, महेंद्र सिंह धोनी लीड कर रहे थे। आज विराट कोहली कहते हैं ना कस्प ऑफ हिस्ट्री पे खड़े हैं, दहलीज पर खड़े हैं एक तरह से। देखिए, तो तब एक शुरुआत जो जो वो गोल्डन एरा के क्रिकेटर्स थे, सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, सहवाग ले लीजिए, अनिल कुंबले ले लीजिए, राहुल द्रविड़ ले लीजिए, वीवीएस लक्ष्मण, ये सब मिलके एक एक प्रोसेस शुरू किया था। तो आज जाके कहीं न कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि वो प्रोसेस के बदौलत हमें एक ऐसे मुकाम में खड़े हैं। एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल रहे हैं हम, दूसरी बात ये है कि पहली बार कोई एक नेशनल साइड 2 टीम अलग-अलग जगह पे भेज रही है। एक जो मेन टीम अपनी खेल रही है वहाँ पे अभी खेलेगी साउथहैम्पटन में, जो टेस्ट चैंपियनशिप है न्यूजीलैंड के खिलाफ, और दूसरी श्रीलंका में अभी में खेलने वाली है। तो ये एक ऐसे मुकाम पे इंडियन क्रिकेट पहुँच चुकी है जहाँ पे मतलब मुझे लगता है आगे चल के हम बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे। जैसे हम बात करते थे ना वेस्ट इंडीज क्रिकेट की या जी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की, उसी तरीके से कुछ हमें देखने को मिलेगा। और ये श्रेय जाता है बीसीसीआई को और जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब मैं ग्रास रूट लेवल पे भी जाऊँगा, जो कोचेस हैं, जो प्लेयर को तैयार कर रहे थे, और कहीं न कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ-साथ आईपीएल का भी बड़ा हाथ है। क्योंकि जितने भी आप क्रिकेटरों से बात करें, ये जो नए युवा क्रिकेटर्स हैं, नए पीढ़ी के क्रिकेटर्स हैं, ये लोग जब आईपीएल खेलने लगे, उनको वो जो डर था ना इंटरनेशनल क्रिकेट का, वो कहीं न कहीं वो निकल चुका है। अभी वो जैसे ही आईपीएल खेलने लगते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के बाद, आप देखेंगे वो जाके एबी डिविलियर्स को बॉलिंग कर रहे हैं या फिर एक ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और विराट कोहली ने बहुत अच्छा लीड किया इंडियन क्रिकेट को। अ, और जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज की आप बात कर रहे थे, जिस तरीके से हमने बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराया और डोमिनेट किया, और लेकिन पिछले बार से ये बार ज्यादा स्पेशल इसलिए है, और उसको वन ऑफ द बेस्ट मैच इन द हिस्ट्री भी उसको खिताब मिल चुका है। क्योंकि जी। आप देखेंगे तो इंडियन टीम के जो मेन प्लेयर्स थे, काफी सारे लोग इंजर्ड थे या फिर अवेलेबल नहीं थे। कप्तान विराट कोहली भी नहीं थे। लेकिन जो नए लड़कों ने जो अभी खेल रहे थे, जो मैं बात कर रहा था, वो इतने प्रिपेयर्ड थे कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन मेन साइड को बहुत अच्छे से टक्कर दी और उन्हें हराया उनके मिट्टी में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप इंग्लैंड की बात करते हैं, जब आप न्यूजीलैंड टीम की बात करते हैं, तो ये जो न्यूजीलैंड टीम है वो एक अच्छे लय में चल रही है। हमने देखा अभी इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया उन्होंने। तो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये जो मौका है, मुझे लगता है आप अगर स्टेटमेंट सुने जो दिग्गज प्लेयर है अभी टीम में, जी। चेतेश्वर पुजारा हो, ईशांत शर्मा हो, विराट कोहली हो, ये सारे जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये उनके लिए एक वर्ल्ड कप के जैसा है और हम्म। हर हाल में उन्हें परफॉर्म करना है। तो ये दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है और उन्हें पता है कि इसका महत्व क्या है और ये कितना इम्पोर्टेंट है फ्यूचर क्रिकेट के लिए। प्रज्ञान भाई, एक चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने स्पिनर्स की भी बात की और आपने इंग्लैंड में परफॉर्मेंस की बात की, आप खुद एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर रह चुके हैं। हमने देखा न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, सैंटनर का फिर भी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन जैसे एजाज पटेल टीम में आते हैं, हमने देखा वो वेरिएशन भी उन्हें मिलता है, विकेट्स भी लेते हैं, बड़े विकेट्स लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपने लास्ट के वक्त में लाया, आप उछल्ले बल्लेबाजों को आउट करा और आप एक टैली में जो है वो अपने कुछ विकेट्स दिखा सकते हैं। उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि साउथहैम्पटन को लेकर जो ट्रेडिशनल एक विचार रहा है वो ये कि भाई ठीक है, साउथहैम्पटन का विकेट एक तो सबसे इंग्लैंड के सबसे दक्षिणी हिस्से में है, तो आपको कहीं ना कहीं उस तरह का जो हम ऊपरी हिस्सों में देखते हैं कि भाई मॉइस्चर रहता है या फिर उतना ज्यादा असिस्ट नहीं रहता है स्पिनर्स के लिए, वो सारी चीजें ना होते हुए आप देखेंगे कि भाई साउथहैम्पटन के विकेट्स में स्पिनर्स का एक बहुत अच्छा रोल है। वो बीते समय में मोइन अली ने करके दिखाया, अश्विन को भी विकेट मिली है, उस हिसाब से नहीं मिली लेकिन विकेट्स मिली है। आप किस तरह से देख रहे हैं
जड्डू हमारे पास एक ऑप्शन है, अश्विन अगेन हमारे पास वर्ल्ड क्लास मैच विनर स्पिनर आप कहें। ये जो आप लेफ्ट आर्म स्पिनर खास तौर पर मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि दूसरी टीम के पास दो दो हैं, और अब लग ऐसा रहा है मतलब जितना जितना हम देख पा रहे हैं कि भाई शायद किसी एक को जरूर मौका मिलेगा उस टीम में, साउथहैम्पटन को देखते हुए। आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी, मैं क्लियरली ये सोच रहा हूँ कि दोनों को मौका मिलना चाहिए। हम्म। दोनों दिग्गज प्लेयर हैं और दोनों बल्लेबाजी अच्छा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जडेजा को जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा, उनको कहीं पे भी आप उनको खिला सकते हैं। कोई भी नंबर पे आप उनको शफल कर सकते हैं। वो बाखूबी वो रोल निभाएँगे। और उसके साथ-साथ जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं दोनों, मुझे लगता है दोनों को खेलना चाहिए और दोनों कहीं न कहीं दिक्कतें पैदा करेंगे। अगर ये दोनों खेलेंगे और हमारे 3 सीमर्स खेलेंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कतें पैदा होंगी, क्योंकि ये एक सेट पैटर्न है इंडियन क्रिकेट के लिए और अगर ये दोनों अवेलेबल है, ये दोनों को खेलना चाहिए। प्रज्ञान भाई, 3 सीमर कौन से होंगे आपके? क्योंकि आपने बड़ी आसानी से कह दिया 3 सीमर खेलेंगे, लेकिन हम देख जी, रहे हैं 3 सीमर मुझे कि पता है, मानता हूँ कि आपके हैं, उसके बाद मोहम्मद शमी है और फिर जसप्रीत बुमराह। ये तीनों आपके नंबर 1 बॉलर्स हैं। मैं जानता हूँ काफ़ी सारे बॉलरों ने परफ़ॉर्म किया, मोहम्मद सिराज ने परफ़ॉर्म किया, प्रज्ञान भाई एक लेकिन बार आप आप एक रिपीट कर देंगे, प्रोसेस वो को थोड़ा सा आवाज चली गई थी आपकी बीच में, 3 सीमर्स के नाम। जो 3 मैं देख रहा हूँ वो होंगे मोहम्मद शमी होंगे और जसप्रीत बुमराह होंगे, क्योंकि ये तीनों पिछले कई सालों से इंडियन क्रिकेट के लिए परफ़ॉर्म कर रहे हैं। मैं कोई भी क्रेडिट मोहम्मद सिराज से ले नहीं रहा हूँ, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। जब ये दिग्गज बॉलर खेल नहीं रहे थे, तो मोहम्मद सिराज ने बाखूबी अ, अच्छा बॉलिंग किया और विकेटें भी चटकाई। लेकिन आप हमेशा जब कोई टीम को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई टीम को लंबे समय तक सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। आप जो भी सारे प्लेयर आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं या आपको मतलब अपना जो जॉब है वो निभा के दे रहे हैं, उनको आपको बैक करना पड़ता है। अगर आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेस जाएँगे, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि अ, जो प्लेयर है वो क्यों सक्सेसफुल होता है? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस होता है कि वो परफॉर्म करेगा। उसके पास वो मैच खेलने की माइंडसेट होती है। लेकिन अगर आप शफल ज़्यादा करेंगे ना, उसमें क्या होता है, आप थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ कर सकते हैं। काफ़ी प्लेयर को मैंने देखा है जब वो इन एंड आउट होते हैं टीम के, परफॉर्म करने के बाद भी, तो उनको एक थोड़ा-सा डाउट क्रिएट होता है कि मैं अगर परफॉर्म भी कर रहा हूँ, मैं टीम में जगह नहीं बना पा रहा हूँ। तो प्लेयर आप चाहते हैं जब आप इतने इम्पोर्टेंट मैचेस खेल रहे हो, वो टीम के लिए खेले, अपने जगह के लिए ना खेले। तो मुझे लगता है कि आप अगर प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो ये 3 सीमर आपके लिए खेलेंगे और ये 3 सीमर खेलने ही चाहिए। और 2 स्पिनर आपके जडेजा और अश्विन हो गए। प्रज्ञान भाई, न्यूजीलैंड की तरफ से जैसा मैंने शुरुआत में भी, सवाल की शुरुआत में भी रखा था कि उनके पास भी दोनों मतलब बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपको बल्ले से भी रन चाहिए, गेंदबाजी भी ठीक ठाक चाहिए, तो सैंटनर आपके पास है, ऑब्वियसली अच्छा करेंगे। लेकिन अजाज पटेल ने अपना केस बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। आपको लग रहा है ये न्यूजीलैंड की तरफ से, पहले मैं अगर मैं जरूर आपसे पूछूंगा कि उनकी तरफ से सबसे बड़ा खतरा कौन हो सकता है, लेकिन इन दोनों स्पिनर्स में अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि भाई आपकी प्रेफरेंस क्या होगी, खासतौर पे अजाज पटेल ने जिस तरह से दूसरे टेस्ट मैच में गेंद किया, विकेट ले लिए, और एक तरह से कप्तान सेलेक्टर्स जिन्होंने टीम चुनी, और उसके बाद अब जो मैनेजमेंट और कप्तान चुनेंगे डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए, जो अंतिम 11 चुनेंगे, उसमें क्या उन्होंने एक थोड़ा सा कहते हैं ना कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जिसे कहते हैं, हैप्पी हेडेक की सिचुएशन में डाल दिया अपनी टीम को कि भाई मैं आपको देखिए, विकेट लेकर दे सकता हूँ। न्यूज़ीलैंड के लिए कभी वो ज़्यादा स्पिनर पे निर्भर नहीं करेंगे। जैसे जी। आप इंडियन क्रिकेट देखें तो इंडियन टीम ज़्यादा स्पिनर पे निर्भर इसलिए करती है क्योंकि इंडियन जब सबकॉन्टिनेंट में खेलती है तो स्पिनर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब उसी तरह से आप न्यूज़ीलैंड की देखेंगे तो उनकी क्रिकेट थोड़ी अलग होती है। उनके जो स्पिनर होते हैं, वो खेलते हैं, विकेट तो आपको लेके देते हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर वो अपने सीमर्स पे निर्भर करते हैं। तो सीमर्स सबसे डेंजरस होंगे। टिम साउदी जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाज़ी की, फिर ट्रेंट बोल्ट रहेंगे, ट्रेंट बोल्ट भी इम्पोर्टेंट है उनके लिए। फिर अगर बल्लेबाज़ी में आप देखें, तो केन विलियमसन बड़े इम्पोर्टेंट है। और उनके जो ओपनर है, अभी जो शतक जड़ा था उन्होंने, कॉनवे। लेफ्ट हैंडर कॉनवे। कॉनवे, वो बड़े अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं और जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो टेम्परामेंट है उनका, बड़ा हम्म। अच्छा है। हम्म। तो मुझे लगता है ये चीज़ों पे न्यूज़ीलैंड सोच रही होगी कि अपने जो गेंदबाज फास्ट बॉलर है, वो इम्पोर्टेंट है। स्पिनर तो वो या तो सैटनर के साथ जा सकते हैं या पटेल साहब के साथ जा सकते हैं, जो मर्ज़ी चाहे उसको ले सकते हैं। लेकिन
वो ज्यादातर निर्भर करेंगे फास्ट बॉलर पे, उनके फास्ट बॉलर इंपॉर्टेंट हो गए उनके लिए। प्रज्ञान भाई, कल बीसीसीआई ने भी एक वीडियो जो है जारी किया, उसमें पुजारा भाई ने भी बोला कि यार बिल्कुल है कि 2 टेस्ट मैचेस वो वहां पहले खेल रहे हैं हमसे, तो उसका एडवांटेज तो होगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि 2 टेस्ट मैचेस तो उन्होंने खेल लिए, उसके बाद उनकी अलग अलग परफॉर्मेंस भी आ गई। एक होता है कि ठीक है यार, आपने 2 टेस्ट मैच तो खेले, लेकिन आपको परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं मिल पाई। न्यूजीलैंड की टीम को परफॉर्मेंस भी मिली है, जीत भी मिल गई है, और इसके साथ साथ अलग अलग मैच विनर जिन्होंने चिप इन किया परफॉर्मेंस से, भाई सऊदी ने भी विकेट ले लिए, बोल्ट ने भी विकेट ले लिए, हेनरी को मौका मिला उन्होंने भी कर दिया, वैगनर ने भी परफॉर्म दे दी, ऊपर जैसा आपने बताया कॉनवे ने भी शतक लगा दिया, विलियम ने भी जो है अच्छी पारी खेल दी। हालांकि उनको मौका मिलना बहुत ज्यादा मतलब ना के बराबर ही है। लेकिन न्यूजीलैंड क्या अब और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आएगा, क्योंकि आप सीरीज जीत कर आ रहे हैं, आप अलग अलग खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस निकलवा कर आ रहे हैं, और आपको ऑब्वियसली जो हम कह रहे हैं कि भाई ड्यूक्स का गेंद पिछले 3-4 महीनों से उनके पास प्रिपरेशन के लिए पहले से है, उनके पास वक्त है, मैच प्रैक्टिस है, सब कुछ इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड ज्यादा दिख रहा है इस वक्त पे। देखिए, न्यूजीलैंड और इंडिया की बात करें तो न्यूजीलैंड अगर कंडीशन, तो थोड़ा सा न्यूजीलैंड को हेल्प करती है, क्योंकि सिमिलर कंडीशन में खेलते हैं न्यूजीलैंड में। और ये जो 2 मैच उन्होंने खेले इंग्लैंड के खिलाफ, बहुत अच्छा प्लानिंग किया था उन्होंने कि फाइनल से पहले एक 2 टेस्ट मैच का सीरीज खेलें, ताकि अगर वो फाइनल खेलते हैं तो उन्हें एक अच्छा प्रैक्टिस मिल जाए। तो एक अच्छी प्लानिंग कह सकते हैं आप। लेकिन उसके साथ-साथ आप अगर देखें तो न्यूजीलैंड एक टीम, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आईसीसी इवेंट में हमेशा वो लोग सेमीफाइनल्स, फाइनल्स में क्वालीफाई करते हुए आ रहे हैं कंसिस्टेंटली। जी। और वो कभी भी वो चीज़ को लेके ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए हैं। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है जिसको इंडियन टीम को बहुत बारीकी से देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये टीम ना प्रैक्टिकल बड़ी है। ये ज़्यादा बड़ा ऐसा सोचती नहीं है कि मैं अच्छे लय में चल रहा हूँ, मैं इनको आराम से हरा दूँगा, ये ऐसे नहीं सोचती है, वो बहुत प्रैक्टिकल है। और उनके जो कप्तान हैं, बड़े कूल हैं, वो ना चीज़ों को बड़े सँभाल के लेके चलते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो चीज़ है, इन इन ये ना हाई स्कूल वाले कप्तान हैं, इनको ना जी। थोड़ा-सा रणनीति से आपको हरानी पड़ेगी। आप जी। उनको जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है, वो थोड़ा बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं, थोड़ा एग्रेसिव होते हैं। आपने देखा टिम पेन ने कितने अलग-अलग स्टेटमेंट दिए। इस तरीके का आप देखेंगे नहीं, केन विलियमसन कभी हाँ। करेंगे नहीं। वो ठीक बात अपने गेम में फ़ोकस करेंगे, अपने टीम में फ़ोकस करेंगे, हर दिन क्या करना है उस पे ध्यान देंगे। वो शोर-शराबा ज़्यादा करते नहीं है, तो इनको बीट करने के लिए आपको अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। आप है। वो सेम फ़ॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते जो ऑस्ट्रेलिया में आपने किया। तो जी। इसीलिए ये देखनी पड़ेगी कि विराट कोहली लीड भी कैसे करते हैं इंडियन टीम को, क्योंकि आप जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, तो विराट कोहली एग्रेसिव है, ऑस्ट्रेलियन टीम भी एग्रेसिव है, तो सिमिलर हो जाता है। तो ये टक्कर बराबरी का हो जाता है। लेकिन जब आप ऐसे कप्तान के खिलाफ खेल रहे हैं, जो ज़्यादा एक्सप्रेस करता नहीं है, वो अपना एग्रेशन बॉडी लैंग्वेज से दिखाता नहीं है, तो उसको फिर आपको अलग रणनीति इस्तेमाल करनी पड़ती है। आपके पास कोई प्लान है, क्योंकि हैदराबाद से तो मैं आपको एसोसिएट करके देख ही रहा हूँ, और हैदराबाद से केन विलियमसन भी खेलते हैं। आपके पास कोई प्लान है जो आप बताना चाहें हमारे माध्यम से, कि विराट कोहली को केन विलियमसन को इस तरह से ट्रैप कर सकते हैं, या कोई आपको लगे कि हाँ भाई हमारे देखिए, पेसर्स अगर ऐसा करना जी। मैं जितना भी केन विलियमसन के अगेंस्ट बॉलिंग किया हूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस किया हुआ है कि जब वो बल्लेबाज़ी करने आते हैं, उनको ना ईज़ी सिंगल आप ना दें। वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो ना सिंगल लेने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनको एक जगह पे कंसिस्टेंटली खिलाते रहें ना, उनको वो सिंगल ना दें। काफ़ी सारे प्लेयर होते हैं जो चौके-छक्के मार के ना उनको बड़ा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। मिलता है। काफ़ी प्लेयर होते हैं कि जो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकर एंड में चले जाएँ। और जी। कितने सारे प्लेयर ऐसे होते हैं जो ना बॉल छोड़ते हुए या फिर बॉल पूरा डेड डिफेंस करते हुए उनको कॉन्फिडेंस आता है, जैसे पुजारा हो गए। तो इसीलिए आपको उनकी रणनीति को देखनी पड़ेगी, और उनकी रणनीति जब मैं देखता हूँ ना, उनको ना आदत है कि वो ना सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकर एंड में चले जाते हैं। उनको नॉन स्ट्राइकर एंड में रहना ज़्यादा पसंद है, ताकि वो अपनी प्लानिंग कर सके, बॉलरों को देख सके कि क्या हो रहा है, विकेट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ये एक चीज़ अगर मुझे लगता है, ऑब्वियसली विराट कोहली जिस तरीके से लीड कर रहे हैं, और रवि भाई भी हैं, और अपने जो कोचिंग स्टाफ है, इन्होंने नोटिस किया होगा, इस चीज़ पे अगर थोड़ा-सा बेहतर कर दें, तो केन विलियमसन अपने जो रणनीति से बाहर आएँगे। जब एक प्लेयर अपने रणनीति जो होता है, उससे बाहर आता है, तब वो वल्नरेबल हो जाता है। तब आप उसको आउट कर सकते हैं, या फिर उसको एज़ अगर बॉलर है, तो उसको आप फिर डोमिनेट कर सकते हैं।
प्रज्ञान भाई, आपने विराट कोहली की बात की। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2011 आप और विराट कोहली एक साथ उस विमान में गए थे जिस इंग्लैंड के दौरे पर लगातार भारतीय टीम को चोटें लग रही थी, खिलाड़ी बाहर आ रहे थे, वीरू की सर्जरी थी, जैक का शुरुआत में जो हमने देखा था इंसिडेंट हुआ था कि भाई पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे। मुझे जहां तक याद है, आप और विराट कोहली को एक साथ बुलाया गया था बाद में। वो थोड़ा, अगर मैं सही हूं तो वो थोड़ा मुझे अनुभव बताइए। और अब जब आप 10 साल बाद, एक दशक बाद विराट कोहली को देखते हैं, ये सारी की सारी चीजें किस तरह से, क्योंकि उस वक्त का एक युवा विराट कोहली, आज उसके ऊपर ऑब्वियसली भारत के सपनों का एक भार है कि आपको डब्ल्यूटीसी का चैंपियन इस देश को बनाना है। और खुद विराट कोहली के बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि विराट कोहली को लेकर एक दो सवाल है मेरे पास आपके लिए। लेकिन वो विराट कोहली जो उस वक्त पे आपके साथ विमान में बैठा हुआ था और आज का विराट कोहली, कैसे देख रहे हैं इन दोनों को? देखिए, वो विराट कोहली और ये विराट कोहली में सिर्फ एक अंतर था। जी। वो विराट कोहली जो था ना, वो अ, शुरुआत कर रहा था अपने करियर की। अब ये जो विराट कोहली है, ये अभी एक ऐसे मुकाम में है कि उसका जो पोटेंशियल है एक प्लेयर का, उसने मैक्सिमाइज़ किया हुआ है। तो मुझे लगता है सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, लेकिन एटीट्यूड वाइज़, बैटिंग वाइज़ दोनों विराट कोहली जो 2011 में थे, जो अब हैं, बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन वो विराट कोहली जो सपना लेके आया था और ये वो विराट कोहली है जो ऑलमोस्ट उसको अकम्प्लिश कर चुका है। अभी कुछ और भी खेलना है उन्हें, कुछ ऐसी लेकिन बातें थी जो मैं उन्होंने ये मान आपसे साझा की कि यार इंग्लैंड जा रहे हैं, मुझे ये करना है वहां पे, या इंग्लैंड हमेशा से बचपन से था नहीं, जहन देखिए में? देखिए देखिए, हम जो दोनों वेस्ट इंडीज टूर पे थे, फिर हम हम्म। इंग्लैंड जा नहीं पाए। तो जब इंजरी हुई तो हम दोनों को बुलाया गया, तो हम दोनों ने फ़ोन पे बात की थी और बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि आप जब विदेशी दौरे करते हैं तो आपका सबसे बड़ा सपना ये होता है कि वहाँ पे जाके ना आपको परफ़ॉर्म करना है, क्योंकि वो एक एलियन कंडीशन होता है। वहाँ पे सारे कहते हैं अगर आप डिफिकल्ट कंडीशन में, जो कंडीशन आपको फेवर नहीं करता है, वहाँ पे परफ़ॉर्म करते हैं तो आप एक कंप्लीट क्रिकेटर बनते हैं। तो मतलब आगे चल के विराट कोहली ने काफ़ी मैचेस खेले, लेकिन मैं इंग्लैंड में खेल नहीं पाया फॉर इंडियन टीम। लेकिन मैं उसके बाद तुरंत वो सीरीज़ के बाद मैं काउंटी टीम जॉइन किया था सरे के लिए, जी। और मैंने सरे के लिए खेला भी, और वो लोग क्वालीफाई भी हुए थे। बड़ा मज़ा आया था मुझे वहाँ पे काउंटी क्रिकेट खेल के, क्योंकि वहाँ पे ना आपको पहली बार आप एक ऐसे कंडीशन में खेल रहे हैं जहाँ पे ठंड बड़ी होती है। आपके फिंगर्स यूज्ड टू होने चाहिए, क्योंकि आप जब इंडिया में खेलते हैं तो गर्मी होती है, आपको फिंगर्स में ज़्यादा दिक्कतें होती नहीं है। लेकिन जब सर्दी में आप खेलते हैं, तो फिंगर्स में बड़ा दिक्कत होता है जब आप बॉल घुमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नम हो जाता है आपके फिंगर्स, और वहाँ पे सर्दी बड़ी ठीक-ठाक होती है। तो ये हम्म। सारे चैलेंजेस होते हैं, और विकेट में बॉल इतनी घूमती भी नहीं है, तो आपको ना वहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ता है। तो ये सारे चैलेंजेस, बड़ा मज़ा आया मुझे वहाँ पे जाके खेल के। एक चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक और मैच विनर है इस टीम का, बहुत बड़ा मैच विनर है, बहुत दिग्गज बल्लेबाज है। लेकिन जब आप उसके साथ खेले थे तो वो नया नया था। मैं 2009 की बात कर रहा हूँ, तब डेक्कन चार्जर्स हुआ करती थी आपकी टीम। एक उप कप्तान हुआ करते थे आपके, जिनका नाम है रोहित शर्मा। और उस खिलाड़ी जी। का जो राइज रहा है वहां पर, तो हैट्रिक्स भी है उनके नाम, गेंदबाजी में भी हमें ऐसा लगता था भाई ये तो गेंदबाजी भी कमाल की करते हैं। बल्लेबाजी ठीक है, उस समय पे नहीं जानता था कोई कि 2013 के बाद जो रोहित शर्मा को हम मिलेंगे। मुझे बताइए, क्या आपको लगता था कि कभी 2009 में क्या इस तरह की बातें होती थी, या रोहित शर्मा में वो सब कुछ पहले से था, वो कप्तानी मटेरियल उनमें पहले से था, वो बल्लेबाजी उनके पास पहले से थी? या ये आप लोगों के लिए भी एक सरप्राइज रहा है कि यार 2013 के बाद इसकी तो कैप्टनसी भी गजब की है, इसकी बल्लेबाजी कमाल की है? देखिए, जब आप एक चीज़ को देखते हैं ना, जो कहते हैं ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, यस। तो आपको अंदर जाके देखना पड़ता है। रोहित हाँ। शर्मा हमेशा से एक ऐसे क्रिकेटर थे, उनको वाइस कैप्टन क्यों बनाया गया 2009 में जब वो एक यंगस्टर थे? क्योंकि उनमें वो देखी गई, उनमें क्षमता थी कि वो आगे चल के कप्तान बन सकते हैं और टीम की नेतृत्व संभाल सकते हैं। तो इसीलिए उन्हें उप कप्तान बनाया गया। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा 2013 के बाद, हाँ, रोहित शर्मा 2013 के बाद कंसिस्टेंट हो गए। हाँ। लेकिन अगर आप उनकी बल्लेबाज़ी देखें 2009 में साउथ अफ्रीका में कोलकाता के खिलाफ जो बल्लेबाज़ी की थी, जो मैच जीता, वो सिचुएशन में जाके सिंगल हैंडेडली जब जिताता है, तो उससे पता चलता है कि उनका जो माइंडसेट है या उनका जो भूख है, क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहते हैं भूख, तो ये भूख बड़ी लंबी थी, और हमें ये अभी तक देखने को मिल रहा है। 3 डबल 100 मार चुके हैं ओडीआई क्रिकेट में, जभी भी शतक जड़ते हैं टेस्ट क्रिकेट में, लंबी पारी खेलते हैं। तो ये एक बड़े दिग्गज प्लेयर की निशान। तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि
ये इंडियन टीम के जो पिलर है वो है विराट कोहली और रोहित शर्मा, 2 बड़े पिलर है ये। प्रज्ञान भाई, अगर आप इस टीम की बात करें, बहुत सारे अलग अलग लोगों से हमने बात की, अलग अलग क्रिकेटर्स से बात की, इंटरव्यूज किए, तो कई सारे अलग अलग एक्स फैक्टर्स निकल के आए। किसी ने जडेजा को बैक किया, किसी ने शुभमन गिल का नाम लिया, ऋषभ पंत की बहुत चर्चा हो रही है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपके लिए कौन होने वाला है इस मुकाबले का, अगर इंडिया के लिहाज से मैं बात करूं कि भाई ये खिलाड़ी है जिसका बल्ला चला या जिसकी गेंद ने हल्ला मचाया, या अगर जैसे अश्विन और जडेजा के लिए हम बोल रहे हैं भाई दोनों तरीके से एक्स फैक्टर हो सकते हैं, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिस पर आप बैक करना चाहेंगे कि भाई हाँ, मैं इस खिलाड़ी पर दाव लगा रहा हूँ, ये खिलाड़ी चला तो इंडिया आराम से WTC इंडिया का होगा? देखिए, आप जब लीग मैचेस खेलते हैं ना, तो लीग मैचेस में आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जो एक्सप्रेशन करने का तरीका होता है या फिर आपके ऊपर जो दबाव होता है, बड़ा कम होता है। मैं नहीं कह रहा दबाव नहीं होता है, दबाव होता है। लेकिन जैसे-जैसे आप कोई भी टूर्नामेंट के नॉकआउट्स में या सेमीफ़ाइनल्स में या फाइनल्स में पहुँचते हैं ना, तो फिर एक बंदे से नहीं होता है। पूरी टीम को परफ़ॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि प्रेशर बड़ा होता है। इसमें आपको डू और डाई वाला सिचुएशन आ जाता है। तो ये जो अगर इंडियन टीम जीतेगी, तो ये एक टीम परफॉर्मेंस होगी। ये इंडिविजुअल मुझे लगता है कि हो सकता है इंडिविजुअली कोई 1 बंदा, 2 बंदा कर दे, लेकिन अगर आप न्यूज़ीलैंड को हराना चाहते हैं, तो पूरी टीम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि उनके इसमें आप देखेंगे कोई बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है, उनकी टीम परफॉर्म करती है। आप देखिए इंग्लैंड के खिलाफ आप जैसा कह रहे थे कि जी। ऐसा नहीं लगा कि 1-2 इंडिविजुअल कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। उनके इस टीम सऊदी कर रहे थे, कभी ट्रेंट बोल्ट कर रहे थे, कभी विलियमसन कर रहे थे। तो ऐसे जब होता है ना, तो ऐसी टीम को हराने के लिए एक टीम एफर्ट आना चाहिए। और फाइनल्स जब आप खेलते हैं ना, प्रेशर सब पे बड़ा होता है। तो ये जो प्रेशर होता है सब में इक्वली जब बँटेगा ना, तो टीम फिर परफॉर्म करेगी। मैं जितने भी फाइनल्स खेला हूँ, डेक्कन चार्जर्स के लिए, मुंबई इंडियंस के लिए, मैंने ये एक चीज़ नोटिस किया हुआ है कि अगर प्रेशर सब में इक्वली बँट जाता है, तो फिर वो टीम वो जो प्रेशर को अच्छी तरह से हैंडल करती है। लेकिन अगर एक बंदे पे आ जाता है कि ये बंदा करेगा या वो बंदा करेगा तो ही हम जीतेंगे, तो ऐसे मिरेकल बहुत कम होते हैं। एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो कुछ जैसा जैसे ही हमने साझा किया अपने दोस्तों के साथ कि भई प्रज्ञान ओझा हमारे साथ जुड़ेंगे। उन्होंने वो लास्ट टेस्ट के बारे में पूछा है जो आपने सचिन तेंदुलकर का लास्ट मुकाबला खेला था। आप मैन ऑफ द मैच भी रहे थे, कमाल की परफॉर्मेंस थी वहाँ पर भी। मैं थोड़ा-सा उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि खास तौर पे जब मैंने आपसे पिछली बार भी बात करी थी, तो वो मोमेंट जो था कि भई लास्ट में जब एक आपने बताया था कि विराट कोहली ने दरअसल उन्हें वो बात याद दिलाई कि पाजी आपको विकेट पे जाना चाहिए, वो 22 यार्ड्स पे जाना चाहिए। वो थोड़ा-सा अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर करें कि वो जो आइकॉनिक मोमेंट है सचिन तेंदुलकर वानखेड़े के बीच वो 22 गज की पट्टी पर जाते हैं, उसे एक तरह से नमन करते हैं हाथ झुका के, और फिर हमने देखा कि उनकी आँखों में आँसू थे। वो थोड़ा-सा अगर आप मोमेंट बताएँ कि प्लेयर्स किस तरह से ये वाला जो पूरा का पूरा इंसिडेंट था। देखिए, मैच खत्म हो गया, सारे वापस आ रहे थे। कहीं न कहीं सबको लग रहा था कि सचिन पाजी जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सचिन पाजी सेंटर ऑफ द विकेट में पहुँचे, वहाँ पे जो 22 यार्ड होता है, वहाँ पे वो जब पहुँचे तो जो वो कह रहे थे, जब हमने उनसे बात की बाद में, तो वो कह रहे थे कि जब वहाँ गए तो उन्हें ऐसा लगा कि ये जो 22 यार्ड्स है और इसके बाद कभी वो इंडियन टीम के लिए खेलेंगे नहीं यहाँ पे। उनका जो प्रोफेशनल करियर ये लास्ट मैच था, तो वो बड़ा हिट हुआ उनको। तो फिर वो वहाँ पे टूट गए। मतलब जब आप अपने ज़िंदगी के 25-26 साल इसको दे देते हो, तो फिर उसके बाद जब उससे विदाई में होती है, मतलब जुदाई हो जाती है, तो फिर वो जो चीज़ है, वो देखने को मिला। तो पाजी बहुत इमोशनल हो गए थे, फिर ड्रेसिंग रूम में गए, अलग से अपने सीट में बैठे, कोई उनके पास जा नहीं रहे थे, क्योंकि वो माइंडसेट में नहीं थे कि कोई उनसे मिले या वो किसी को एड्रेस करे, तो थोड़ा-सा समय लगा। फिर उसके बाद जब वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आए, तो हम सबने वो स्पीच सुना, जो उनका जो आखिरी स्पीच था इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो मुझे लगता है पूरा इंडिया जो है, बड़ा इमोशनल हो गया था। जितने भी बंदे हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैसेज किया, कहते हैं कि अ, आपने कैसे अपने आप को कंट्रोल किया? क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर जब रिटायर हो रहा है और खुद इतना इमोशनल है,
तो ये एक एक अलग अनुभव था। कभी हमने ऐसा देखा नहीं था पाजी को ऐसे इमोशनल। और हम तो काफ़ी जूनियर है। अगर पाजी की बात करें तो कितने जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स के साथ खेलते हुए आ रहे हैं। आप देखेंगे तो कपिल पाजी से लेकर अब तक हमारे साथ। तो ये जो इमोशन था उनका इतने सालों का, एक साथ हमको देखने को मिला, तो हम लोग पहले थोड़ा समझ नहीं पाए कि कैसे रिएक्ट करें। प्रज्ञान भाई, एक जो आज ही एक खबर जो चल रही है कि भाई सुरेश रैना ने एक बयान दिया है और सुरेश रैना ने कहा है कि मैं अगर कैप्टनसी की बात करूं तो राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी उन्हें बहुत अमेजिंग लगती है, खासतौर पे यंगस्टर्स को जिस तरह से उन्होंने बैक किया। उन्होंने कहा दादा ने भी खिलाड़ी बनाए, धोनी भाई ने भी अपने खिलाड़ी बनाए, लेकिन द्रविड़ की जो कैप्टनसी थी उसमें युवाओं की बैकिंग बहुत ज्यादा थी कि मतलब किसी को किसी से बात करनी हो, किसी तरह की कोई दिक्कत हो, किसी तरह का कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, खेल को लेकर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा है टॉप लीडरशिप तक, आप क्योंकि आप उस दौरान टीम का हिस्सा थे जब द्राविड की कैप्टनसी की बात करें या दादा हालांकि उससे पहले जा चुके थे, लेकिन माही भाई की कैप्टनसी हो, ये सारी की सारी चीजें उस वक्त पे थी 2009-8 का दौर। आप किस तरह से देखते हैं राहुल द्रविड़ एज अ कैप्टन, सौरव गांगुली एज अ कैप्टन, महेंद्र सिंह धोनी एज अ कैप्टन, इन तीनों को क्या चीजें अलग बनाती हैं? देखिए, सब अलग-अलग तरीके के हैं। हर इंडिविजुअल अलग है, हर एक का नज़रिया अलग होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, विराट कोहली का एक अलग तरीके का नज़रिया है, रोहित शर्मा का अलग तरीके का नज़रिया है, धोनी भाई का अलग तरीके का नज़रिया है। तो वो एक इंडिविजुअल चॉइस हो जाता है। जैसे सुरेश रायना है, सुरेश रायना कहेंगे कि जैसे उन्होंने बयान दिया है कि जी। उन्हें लगा कि राहुल भाई के अंडर उन्हें एक फ्रीडम था। वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप मेरी बात करें तो मैं फिर कहूँगा कि मैं रोहित के अंडर खेला हूँ, मैं गिलक्रिस्ट के अंडर खेला हूँ, मैं धोनी भाई के अंडर खेला हूँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि मैंने हमेशा परफ़ॉर्म किया है। तो ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कौन से कप्तान के अंडर कैसे खेलता है। तो ये जो बयान उन्होंने दिया है, ये उनका बहुत ही पर्सनल बयान है और ये उनका खुद का एक्सपीरियंस है। तो जी। इस बात पे अगर आप कोई ये जो 3 दिग्गज कप्तान हैं, इनको अगर आप जज करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा-सा अनफेयर होगा क्योंकि एग्जैक्टली। तीनों भी अपने-अपने तरीके से सक्सेसफुल रहे हैं और तीनों का जो इंडियन क्रिकेट बेनिफिट हुआ इन तीनों की वजह से, वो कोई झुठला नहीं सकता और तीनों भी मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट जो लीडर्स थे और तीनों ने भी एनकरेज किया है। धोनी भाई के अंडर भी काफ़ी यंगस्टर्स खेले हैं। दादा ने भी काफ़ी अच्छे से यंग और ओल्ड क्रिकेटर्स को ब्लेंड करके रखा। राहुल भाई ने भी किया। अंदर हो जाए, मेरा पर्सनल व्यू है कि किसी को किसी के फेयर इनफ प्रज्ञान भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया इतना, थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपसे बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच प्रज्ञान भाई।